हेलो स्टूडेंट। एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आपको कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दिए गए हैं, आप इन्हें देखिए और करिए। पहला क्वेश्चन आता है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? आप ध्यान से देखिए, इसमें सेल्सियस, केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दिया गया है। अब तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन। तो आपके सामने आपका आंसर आ गया है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? आप पहले क्वेश्चन को देखिए और पहले अपने आप उसका आंसर सोचिए। जब आंसर देखिए, मैंने हर क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, यानी कि नीचे सब केल्विन में दिए हुए हैं, तो हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। आप अपने मन में सोचिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या बताया गया था आपको? यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें हम 10 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे? 273 प्लस कर देंगे, तो आंसर बन जाएगा 283 केल्विन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यानी कि जब भी डिग्री सेल्सियस दिया हो और आपको केल्विन में चेंज करना हो तो आप उसमें 273 प्लस कर दीजिए। और केल्विन पर ध्यान रखें, डिग्री नहीं लगा होता। कभी कभी ऑप्शन में डिग्री दे दिया जाता है, वह ऑप्शन नहीं होता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्ग, पास्कल, डाइन, जूल। इन चारों में से हमें एक आंसर देखना है, कौन सा होगा। हम दाब का सूत्र बताते हैं, दाब बराबर प्रणोद यानी कि बल बटे क्षेत्रफल होता है। प्रणोद को बल कहते हैं और बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से अगर हम दाब का मात्रक देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है। तो इसका मीन्स ये हुआ, या तो हमारा आंसर होता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो यहाँ पर दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? ऐसा ही मात्रक पास्कल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए, बर्फ़ का गलनांक क्या है? यानी कि बर्फ़ को हमें बताना है कि बर्फ़ का गलनांक क्या है। इसने ऑप्शन दिए हुए हैं 273.15 केल्विन, 237.15 केल्विन, 227.15 केल्विन। इनमें से कोई नहीं, यानी कि केल्विन में दिया होता है। हमें लगभग पता होता है कि बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसमें हम 273 जोड़ दें, 273.15, तो आंसर हमारा आ जाएगा 273.15 केल्विन। अब हमें बताना है आयतन का एसआई मात्रक क्या है। तो आयतन का एसआई मात्रक देखने के लिए हमें मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, और इनमें से कोई नहीं। तो आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो आप ध्यान से देखें, यानी कि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होगा। हम अगर मीटर की बात करें, वो लंबाई का मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। अब इन्हें सेल्सियस में दे दिया गया। मैंने आपको बताया था, जब हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे, और सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो क्या करेंगे। जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 प्लस करेंगे, और जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो 273 माइनस करेंगे। हमें दिया है 300 केल्विन और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं डिग्री सेल्सियस में, तो हमें इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा।
अब 300 माइनस 273 और 300 में से 273 जाएंगे तो क्या बचेगा? 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से 300 केल्विन किसके बराबर होगा? 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा, यानी कपड़े गर्मियों में इस समय में आरामदेह होता है, यानी कि हम किस तरह का कपड़ा गर्मियों में पहनते जिससे हमें आराम मिले? पॉलिस्टर, सिल्क, सूती, सिंथेटिक। तो आपको पता है हमें किस कपड़े में आराम मिलता है? तो भाई इसका आंसर होगा सूती वस्त्र में। इसका कारण क्या है? क्योंकि सूती वस्त्र हमारा जो पसीना आता है उसे सोख लेता है, फिर जब वो थोड़ा गीला हो जाता है उस पानी का वाष्पीकरण होता है, उस पसीने का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने में वह हमारे शरीर से ऊष्मा लेता है और हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसीलिए गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है? अब पदार्थ की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। विचार, अगर मैं विचार की बात करूं तो विचार तो इसमें तो ना तो स्थान घेरता विचार, हम अपने मन में कुछ भी सोचें वो कोई स्थान भी नहीं घेरेगा, न उसमें द्रव्यमान होता। घृणा, हम किसी से घृणा करें तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होगा। स्नेह, प्यार, प्यार में भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो कुर्सी अगर हम देखें, कुर्सी स्थान भी घेरती है और कुर्सी में द्रव्यमान भी होता है, मास भी होता है, इसलिए कुर्सी एक पदार्थ है। किताब भी एक पदार्थ है, पेन भी एक पदार्थ है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? अब गर्मियों में हम क्या करते हैं? घड़े में पानी रख देते हैं, वह ठंडा होता है। इसके कारण परासरण के कारण, विसरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, और इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि किस कारण से गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। अब इसका आंसर हम देखते हैं। इसके आंसर है, आंसर आप समझे पहले, इसका आंसर है वाष्पीकरण के कारण। अब वाष्पीकरण का कारण क्या है? घड़े में जब हम जल रख देते हैं तो वह उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके कारण छेद, जिसके कारण पानी घड़े के अंदर से सतह पर आ जाता है, और सतह से पानी का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने के लिए वह अंदर से पानी से ऊष्मा लेता है। जब पानी से ऊष्मा ली जाती है तो पानी ठंडा हो जाता है, इसीलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा हो जाता है, और उसका कारण है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के कारण घड़े का जल ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? नंबर फर्स्ट है किलोग्राम प्रति मीटर, नंबर सेकंड है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, नंबर थर्ड है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं घनत्व क्या होता है, यानी घनत्व का सूत्र क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखते हैं द्रव्यमान का आयतन मात्रक क्या होता है और आयतन का क्या होता है। द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसलिए द्रव्यमान का आयतन किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक मीटर की घात 3 यानी कि घन मीटर होता है। इस तरह से हम मात्रक देखें तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत आसान हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव ऑक्सीजन, ठोस ऑक्सीजन। इस तरह से हमें
4 आंसर दिए गए हैं, हमें एक आंसर इसमें से छांटना है। तो शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या होता है, आप सभी को इसे पहले मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया गया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आप 2-4 बार इसे पढ़ें तो आपको पक्का याद हो जाएगा। कॉपी में लिखिए, समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में आता है तो सीधा आप आंसर दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मैंने कई बार बताया, थ्योरी में भी पढ़ाया कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पीकरण, उध्रुवपातन, संपीड़न, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा उध्रुवपातन। यानी कि जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले गर्म कर दिया जाए, बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैसियस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम उध्रुवपातन कहते हैं। आप इस बात को ध्यान से देख सकते हैं कि सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया उध्रुवपातन की सीधी सीधी परिभाषा भी आप देख सकते हैं। अब आता है जल का क्वथनांक क्या है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि क्वथनांक उसे कहते हैं जिस ताप पर जल उबलना शुरू हो जाता है, तो वह क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है। अब क्वथनांक, इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आपको जल का गलनांक पूछा जाए, बर्फ़ का गलनांक पूछा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का क्वथनांक यानी कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, आप एक एक को अच्छी तरह से करें। आगे आता है, बिना क्वथनांक पर पहुँचे कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होना कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उबलना, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है संघनन, और इनमें से कोई नहीं। आप विचार करें, उबलना कब होता है, जब कोई भी द्रव अपने क्वथनांक पर पहुंचता है तो उसे उबलना कहा जाता है। और संघनन होता है जमने की प्रक्रिया। यहाँ तो द्रव वाष्प में बदल रहा है, तो वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को, यानी कि बिना क्वथनांक पर पहुँचे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे घड़े का पानी ठंडा हुआ था वाष्पीकरण की क्रिया से, क्योंकि उसके ऊपर पानी आ गया था और वो वाष्पीकृत हुआ, अंदर से ऊष्मा ली और पानी ठंडा हो गया। इसी तरह हम कपड़ों को सुखा देते हैं और वे कपड़े धीरे धीरे सूख जाते हैं बिना क्वथनांक पर पहुँचे ही, तो इसका मतलब वहाँ भी वाष्पीकरण होता है। अगला प्रश्न आता है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। भाई कण कहीं पास पास होते हैं, कहीं दूर दूर होते हैं। सबसे अधिक दूरी पर कहाँ होते हैं, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, आप समझ गए होंगे इसका आंसर, यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। भाई ठोस में तो कण पास पास होते हैं, द्रव में कुछ दूर होते हैं, परंतु सबसे अधिक दूर किस में होते हैं, गैस में। तो हम इसका आंसर देंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण सबसे अधिक दूरी पर होती है, वह अवस्था होती है गैसीय अवस्था, यानी कि आंसर आएगा गैस। अब हमें बताना है वह तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, यानी ठोस पिघला और द्रव बन जाता है, कहलाता है क्वथनांक, द्रवनांक, द्रव बिंदु, गैस बिंदु।
इन चारों में से हमें एक आंसर देना है। अब देखिए इसका आंसर आ जाता है द्रवणांक, यानी कि द्रवणांक वह तापमान है जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। यानी कि ठोस पिघलकर द्रव बनने में जो तापमान होता है वह तापमान क्या कहलाता है? द्रवणांक। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? यहाँ पर हमें बताना है कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल। वह पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हमें इन चारों में से एक आंसर देना है, तो वह होता है ठोस, क्योंकि ठोस के कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। द्रव के कणों के बीच ठोस की अपेक्षा कुछ कम आकर्षण बल होता है। और यदि हम गैस की बात करें तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। इसका कारण ये है कि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं द्रव की और ठोस की अपेक्षा, इसीलिए आकर्षण बल भी बहुत कम होता है। थैंक यू।